हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम आपका संपन्न हो चुका है। उसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आने वाला है। इसके बाद सरकार बनने के बाद उम्मीद है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही कुछ ना कुछ भर्ती को लेकर संकेत भी दिए जाएंगे और ऐसे ही उम्मीद के साथ आप लोग अपनी तैयारी एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है समय कम दिया जाए और वैकेंसी को आगे बढ़ाया जाए। तो इसको देखते हुए सुपर टेट 2022 के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस एक बार फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं और यहाँ आपका पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पहली प्रश्नोत्तरी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जीएस के, साइंस के, कंप्यूटर के और हिंदी के मिक्स्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर देते रहेंगे। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर करिएगा। लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य एग्जाम्स में भी आपके क्वेश्चंस मदद करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए जल्दी से, दिया गया कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, आगरा में एक मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद और इस मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं और पहले क्वेश्चन का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में स्थित है। शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खालिस्तान डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो दोस्तों, अगर इसे कह दें कि पूरे विश्व के लिए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी लुप्तप्राय, जो भी विलुप्त हुए प्रजातियां हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनकी जो सूची तैयार की जाती है उसे हम किस में रखते हैं? उसे हम रखते हैं एक डेटा बुक में और उसका नाम जो है वो आपका रेड डेटा बुक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेड डेटा बुक में इनका पूरा विवरण रखा जाता है, जो कि लुप्त प्राय जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती हैं। रेड डेटा बुक ये आपका आईयूसीएन के द्वारा बनाई जाती है। आईयूसीएन संस्था है जिसके द्वारा इस रेड डेटा बुक को तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो दोस्तों, पशु कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कोशिकाओं का इनमें से कौन सा भाग ऐसा दिया गया जो कि उससे संबंधित नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन जो दिया गया, कोशिका भित्ति, ये आपकी कवकों में और पादपों यानी कि पौधों में पाई जाती है। पशुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही इन तीनों से अलग है और सी नंबर ऑप्शन हम यहां पर चूज कर लेंगे। आपको साइंस में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस वजह से इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और बहुत ही अच्छे से समझना है। चलिए बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, निम्न में से किस जाति में वाह्य निषेचन होता है। तो इनमें से कौन सी प्रजाति, कौन सी स्पीसीज ऐसी दी गई जिसमें वाह्य निषेचन प्रक्रिया होती है। प्रजनन के लिए एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन। जो वाह्य निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो मेढक में होती है। यानी कि यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेढक हो गया, आपका मछली हो गई, ये आपके वाह्य निषेचन के उदाहरण माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, मानवों में आवाज खाली स्थान द्वारा उत्पादित होती है। तो हम जो बोल रहे हैं या आप लोग जो बोलते हैं तो ये आवाज कहां से उत्पन्न होती है, कहां से ये आवाज निकलती है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इसमें आपको पता होगा गले से आवाज होती है। गले में क्या होता है? कंठ जो होता है, कंठ में आपकी कह सकते हैं हम लोग कंठ की नलियां होती हैं, इनके माध्यम से ही हमारी आवाज निकलती है। और कंठ यानी कि लैरिक्स इसको बोलते हैं। ये आवाज उत्पन्न करने वाला हमारे शरीर में अंग होता है और ए नंबर ऑप्शन यहां पर हम लोग बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। आप लोगों को बिल्कुल कम समय में एक एक क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। आप लोग भी कम से कम समय में इन क्लासेस को देखते रहिए। बाकी प्लेलिस्ट पहले से भी बनी हुई है, वहां पर भी जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती में उपयुक्त होती है। तो आपको बता दें, कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो आपकी जो ऑप्शन
ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सी दी गई? बहुत बढ़िया, जल्दी से देखते रहिए, आंसर देते रहिए और एक एक आंसर को मिलाते भी रहिएगा ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। काली मिट्टी जो होती है वो आपकी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती में क्या होता है? काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? तो यहां पर दोस्तों स्थानीय प्रजाति का मतलब आपको पहले समझना है। स्थानिक प्रजाति का मतलब जो किसी एक भौगोलिक हिस्से यानी कि किसी एक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है। बाकी 3 ऐसे दिए गए जो किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में होते हैं और एक ऐसा दिया गया जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे। इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है। गाय जो होती है मुख्य रूप से आपके पूरे देश भर में, पूरे विश्व में मतलब आसानी से मिल जाती है, तो ये आपका कोई स्थानिक प्रजाति नहीं होती। एक सिंगी गैंडा जैसे दिया गया, जिसे भारतीय गैंडा कहते हैं, एक सींग वाला गैंडा कहते हैं, ये मुख्य रूप से आपको असम में देखने को मिलता है। बंगाल टाइगर आपका मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है या उसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा मिथुन जो होता है ये आपकी गाय की ही एक प्रजाति के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से आपको पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन गाय यहां पर ऐसी जो कि स्थानिक जानवरों की सूची में नहीं रखी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। इनमें से कौन सा आपका बॉक्साइट उत्पादक राज्य दिया गया है जो कि सबसे बड़ा है? नंबर 1 पर आता तो आपका सही ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा राज्य जो है ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8th नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, समझ लीजिएगा। इसके बाद नाम आता है झारखंड का, लेकिन नंबर 1 पर बॉक्साइट उत्पादन में आपका उड़ीसा राज्य आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो कोयले की अलग अलग आपने प्रजातियां सुनी होंगी, अलग अलग नाम होते हैं कोयले के, अलग अलग रूप में इनको विभाजित किया जाता है। लेकिन जो उच्चतम गुणवत्ता का यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है वो इनमें से कौन सा होता है? तो आपको बता दें दोस्तों, एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का, उच्चतम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें 90% क्या होता है? कार्बन होता है और ये बिना धुएं के जलता है। इसमें धुआं बहुत ही कम होता है, ठोस कोयले के रूप में जाना जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की छड़ियों से मिलाकर बनाया जाता है? तो दोस्तों वाद्य यंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, इन्हीं में आपको बताना कि पंजाब में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है और ये लकड़ी की छड़ियों से बनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं और देख लीजिए, जल्दी से समझ लीजिए और आंसर कर दीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन चिक्का जो दिया गया है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिक्का वाद्य यंत्र पंजाब का मुख्य रूप से पंजाब में प्रसिद्ध है और ये छड़ियों से बनाया जाता है। लकड़ी की जो पतली पतली छड़ियाँ होती हैं उनसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है HTML का विस्तृत रूप क्या है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर का आपका कंप्यूटर भी इसके अंतर्गत आने वाला है। तो HTML का विस्तृत रूप की जब बात की जाती है तो हम लोग H से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है HTML की फुल फॉर्म होती है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? स्थायी सदस्यों की जब बात आती है दोस्तों तो उनमें जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस है, उसके अंतर्गत एक उसका अंग है जिसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की जब संख्या की बात आती तो ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता था याद कर लीजिएगा। आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान स्थितियों में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। अगर नाम की बात की जाए तो आपका अमेरिका हो गया, इसके बाद आपका चाइना हो गया, इसके बाद आपका रूस हो गया और इसके बाद आपके 2 और बचे, उनमें एक आपका होता है फ्रांस
और इसके बाद अगला आपका होता है ब्रिटेन। ये आपके 5 देश जो हैं ये आपके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं, याद कर लीजिएगा। इनके पास वीटो पावर होती है। यूनाइटेड नेशंस में तभी कोई बिल या तभी कोई आदेश पारित होता जब ये पांचों उसके लिए राजी हो जाते हैं। जब तक इनमें से कोई एक भी अपनी वीटो पावर यूज कर देगा उस आदेश को वहीं पर स्थगित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो आपको बता दें दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर के रूप में भी इसको जाना जाता है। 3 बीघे की जो ये बात है ये हमारी भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत ने अपनी 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को लीज पर दी है और वो उनके अपने जो नागरिक हैं उनके निकलने के लिए रोड के तौर पर दी गई 3 बीघा जमीन है। इसे 3 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक स्थापित की गई एक कह सकते हैं हम लोग आपस में एक लिया गया निर्णय है। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 90% लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। गणतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता, कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। तो यानी कि यहां पर क्या है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर कोई वंशानुगत शासन, कोई राजा वाली प्रणाली नहीं है। जो भी चाहे, यदि उसके पास पावर है इतनी, यदि वो अपने दम पर अपने जनता को किसी न किसी रूप में अपने वादों के बारे में बताकर चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है और किसी भी पद तक पहुंच सकता है। इसको क्या कहते हैं, गणतंत्र के रूप में जाना जाता है, डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें भी हाल ही में कुछ समय बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस आने वाला है और ये आपका अप्रैल में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका दिनांक तिथियों से जरूर पूछ दिया जाता है, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये क्या होता है, उच्च सदन होता है। लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। और इसके सदस्य के जब कार्यकाल की बात की जाती है तो इनका कार्यकाल जो होता है अपने लोकसभा के सदस्यों से 1 वर्ष अधिक होता है, यानी कि इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। उनका कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का होता है, याद कर लीजिएगा। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम का अर्थ अगर आपको सीधे तौर पर बताया जाए तो लोकसभा की जो बैठक होती है, लोकसभा में कोई जो कार्यवाही को प्रारंभ किया जाता है उसके लिए कोरम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। कितने मेंबर होंगे तब हम उस कार्यवाही को प्रारंभ कर सकते हैं, उस कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका 1/10 होता है, यानी कि जो चयनित कुल सदस्य हैं उनमें से 1/10 भाग यदि भाग लेते हैं, 1/10 भाग अगर वहां पर उपस्थित हैं तो लोकसभा में कार्यवाही को प्रारंभ कर दिया जाता है। आपका डी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन को आपको समझते रहना, आंसर करते रहना, और अगर इसी प्रकार की क्लासेस आप डेली पाना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। लगातार क्लासेस देंगे, आपको लगातार सटीक क्वेश्चंस बताएंगे, जैसे कि आप लोगों को पिछले सुपर टेट एग्जाम्स में मदद मिली है। इसके अलावा आपको यूपी टेट और सी टेट में मदद मिली है, ठीक उसी प्रकार से फिर से हम और ही अच्छे ढंग से आपके लिए लगातार क्लासेस, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, हैंड रिटन नोट सब कुछ लेकर आएंगे। और आपका जब तक सुपर टेट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इस प्रकार की क्लासेस आपको मदद के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो आपको बता दें दोस्तों, वैष्णव जन तो ये मुख्य रूप से
प्रतिदिन के तौर पर गाया जाने वाला महात्मा गांधी जी के द्वारा भजन था और ये आपका लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्राचीन भजन है, नरसिंह मेहता के द्वारा लगभग 16वीं सदी के आसपास लिखा गया था और इस भजन को महात्मा गांधी बहुत ही पसंद करते थे, जरूर सुनते थे, जरूर गाते थे। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? अश्रुसुश्रुता से, अस्थि सुश्रुता। तो ये आपका कह सकते हैं हम लोग अस्थि किसको कहा जाता है? अस्थि कहा जाता है हड्डियों को। ऑस्टियो भी हड्डियों से संबंधित होता है, यानी कि यहां पर किसकी बात की गई तो आपको आंसर मिल जाएगा, हड्डियों की बात की गई है। सी नंबर ऑप्शन आपका 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो आपको बता दें दोस्तों, पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, लेकिन उसे स्थापित कहाँ किया गया? बाद में पाटलिपुत्र में कर दिया गया था। और ये किसने की थी? तो आपका आंसर आता है अजात शत्रु। अगर आपको अजात शत्रु ऑप्शन में ना मिले तो उदयीन मिलेगा। इनके उत्तराधिकारी थे उदयीन, उनके साथ इन्होंने इस राजधानी को यहां से वहां पर शिफ्ट किया था। उदयीन या अजात शत्रु में आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझते रहिए एक एक क्वेश्चन के और आंसर जरूर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में आपको समास बताना। सद्भावना किसको कहा जाता? सद माने अच्छी, भावना यानी कि जो अच्छे विचारों, अच्छी भावना हो, उसे सद्भावना के रूप में कहा जाता है। और जब आपको विशेषण विशेष्य की बात की जाती, सद यानी कि अच्छे की बात की गई, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास आ जाता है। बहुत बढ़िया। यहां पर भी कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, विशेषण विशेष्य की बात में हम लोग कर्मधारय समास का प्रयोग करते हैं और यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखते रहिए, समझते रहिए और जरूर एक एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुदित मनोहर मानस देखा। पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से देखिए, समझिए और आंसर करिए। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुदित मनोहर मानस, यानी कि माँ शब्द की जो आवृत्ति हुई है, बार बार हुई है। माँ शब्द आपका माँ वर्ण जो आया वो बार बार आता है। और जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, कोई वर्ण बार बार आता है, तो वहां पर आपका अलंकार जो होता अनुप्रास अलंकार होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिस रस के अंतर्गत हम जिस प्रकार की भावना को देखते हैं, जिस प्रकार की वर्णन किया जाता है, उसे उसका स्थायी भाव कहते हैं। और वीर रस में किसका वर्णन देखने को मिलता है? उत्साह का वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। यहां पर हम लोग डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट टिक कर देंगे। बहुत बढ़िया, याद करते रहिए, क्वेश्चन समझते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। तो इन पंक्तियों में आपको बताना कौन सा छंद है। छंद से भी क्वेश्चन आता है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा छंद दिया गया है। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौपाई छंद यहाँ पर दिया गया। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में अगर मात्राओं की बात की जाए तो 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। सममात्रिक छंद होता है, इसमें कुल 4 चरण होते हैं पूरी चौपाई में और प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्राएं देखने को मिलती हैं। और इसकी एक खास बात आपको बता दें कि प्रत्येक चरण के अंत में आपको गुर देखने को मिलता है। यानी कि गुर का मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा देखने को मिलती है, इस प्रकार से जिसको डिनोट किया जाता है। और यह आपका चौपाई छंद के अंतर्गत आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले 25 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब यहां पर आपको बताना भाववाच्य। वाच्य आपको बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में भी यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और हिंदी में भी। तो इसमें आपका एक आ जाता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां पर कोई किसी भाव को व्यक्त किया गया हो, सीधे वाक्य के रूप में रख दिया गया हो, वो आपका भाववाच्य कहलाता है। और ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। सीधे क्या दिया गया? अब चला जाए, यानी कि यहां पर भावना को, भाव को बताया गया सीधे सीधे, तो ये आपका भाववाच्य के उदाहरण के रूप में आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन यहां पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो आपको बता दें, इसमें आपको जो चिन्ह देखने को मिलेगा वो कौन सा चिन्ह है। चलिए देखिए जल्दी से 26 नंबर क्वेश्चन। कई प्रकार के चिन्ह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस चिन्ह का यहाँ पर वर्णन किया गया वो क्या दिया गया? नेताजी ने कहा था। जब किसी की बात को किसी रूप में व्यक्त किया जाता, उसकी बात का वर्णन किया जाता, तो वहां पर क्या लग जाता है? आपने देखा होगा इस प्रकार के दो ऊपर जो कॉमा लगते हैं, इस रूप में इसको लिखा जाता है। इनके बीच में उसकी बात को, उसकी कही गई बात को रखा जाता है। ये चीज आपने बाल विकास में भी देखी होगी। किसी का कथन जो होता है वो हम इस रूप में रखते हैं, इसे उद्धरण चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। सी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपको यहां पर एक पूर्ण विराम देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको अल्प विराम यानी कि कॉमा देखने को मिला, लेकिन मुख्य रूप से बात जो की गई थी इस चिन्ह की गई थी, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय आपको बताना। इसमें कहां पर आपको क्या अव्यय दिया गया है? तो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और जल्दी से आंसर करिए। 27 नंबर क्वेश्चन। अव्यय पद हमने आपको बताए थे जो कहीं पर भी यूज कर लिए जाते हैं। लिंग वचन का इन पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर क्या दिया गया? नहीं। नहीं जो दिया गया ये आपका अव्यय पद के रूप में आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए। बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋर की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऋर की मात्रा इनमें से कहां पर आपको देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को बताना। ऋर की मात्रा कौन सी होती है? देख लीजिए, जो नीचे आपकी इस रूप में लिखी जाती है वो ऋर की मात्रा होती है, और यहां पर आपको जो देखने को मिल रही होगी वो वृष्टि में देखने को मिल रही होगी। वृष्टि, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ऋर की मात्रा देखने को मिल रही है। अगला आपका दिया गया, शाह का उच्चारण स्थान क्या होता है? इस प्रकार के उच्चारण स्थान आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यारा, लावा, शाह, शाह, सा, और इनके अलावा जो आपका अंतिम वर्ण होता है उसके उच्चारण स्थान बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जल्दी से, इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो आपका तालु हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? तालु होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना। ये जो आपका षटकोण वाला होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ये शाह का उच्चारण स्थान कहां होता है, क्या होता है? 30 नंबर क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो आपको 4 प्रकार के ये यहां पर उदाहरण दिए गए, मात्र, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि। तो आपको बता दें 3 में तो रा दिख रहा है, लेकिन ये आपको अभी हमने ऊपर वृष्टि में बताई थी ऋर की मात्रा लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर रा जो है वो व्यंजन के रूप में नहीं है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मातृभूमि में आपका रा व्यंजन के रूप में नहीं लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपके सामने कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। आपको बताना इनमें से कौन सा आपका संज्ञा का भेद नहीं है। 3 दिए गए, एक जो नहीं दिया गया है वो आपका कौन सा? तो निजवाचक संज्ञा नहीं होती है। आपका सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और आपके 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, लेकिन निजवाचक संज्ञा का उसके अंतर्गत वर्णन देखने को नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले 32 नंबर क्वेश्चन पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। काफी दिन बाद आपको प्रॉपर क्लासेस दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग भी काफी वेट कर रहे थे, तो सपोर्ट करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। काफी लोग लगातार क्लासेस से जुड़े रहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको यहां पर बताना पुल्लिंग का रूप इनमें से कौन सा शब्द जो पुल्लिंग से बिलोंग करता है वो आपको बताना है। वचन, हानि, प्यास या फिर वचत। हमने आपको बताया था इसमें आपको सबसे सटीक चीज है, जो भी शब्द दिया गया उसे अपने वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है। वचन लिया जाता है, यानी कि यही पुल्लिंग का दिया गया। हानि होती है, प्यास लगती है और बचत की जाती है, यानी कि ये तीनों ही स्त्रीलिंग बोलने में आ रहे हैं, लेकिन वचन जो है वो आपका पुल्लिंग के रूप में आ रहा है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइएगा इन 32 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।